इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं अपनी फ्रेंड्स की स्पेशल रिक्वेस्ट पर बना रही हूँ जिन्हें वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड बहुत सी कन्फ्यूजन्स हैं। जी हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद फ्रेंड्स आपकी तमाम कन्फ्यूजन सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ डिजिटल केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए जानते हैं वेपर प्रेशर क्या है। इस वेपर प्रेशर को समझने के लिए यहाँ पर एक कंटेनर, क्लोज कंटेनर लिया गया है। इसके अंदर हमारे पास लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि रेड सर्कल से डिनोट किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, हमें मालूम है कि हमारे पास लिक्विड जो होता है उसमें तमाम टेम्परेचर पर इवेपोरेशन का प्रोसेस कंटिन्यू रहता है जब वो बॉइलिंग पॉइंट से कम हो। ठीक है, टेम्परेचर। तो अब क्या होगा, इस क्लोज कंटेनर में हमारे पास इवेपोरेशन का प्रोसेस होगा। इवेपोरेशन क्या होता है, हमें मालूम है कि जब कभी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो सरफेस पे मौजूद होते हैं एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो गेन करने के बाद अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं और इस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहा जाता है। यहाँ पर जो ये रेड सर्कल्स हैं ये शो कर रही हैं कि यहाँ पर लिक्विड जो है आप देख सकते हैं लिक्विड से निकल रहा है और गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। मीन्स यहाँ पर इवेपोरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। सेकेंड कंटेनर को आप देखें तो यहाँ पर लिखा गया है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन ग्रेटर है एज कंपेयर टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो रेड सर्कल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इवेपोरेशन को और जो पर्पल सर्कल्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कंडेंसेशन को। अब कंडेंसेशन क्या है? कंडेंसेशन मीन्स कि जब हमारे पास गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कन्वर्ट होंगे लिक्विड स्टेट में, तो इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहा जाता है। याद रखें कि स्टार्ट में जो इनिशियली हमारे पास इवेपोरेशन होगा प्रोसेस और कंडेंसेशन नहीं होगी क्योंकि हमारे पास वहाँ पर जो कंटेनर होगा उसके अंदर वेपर्स मौजूद नहीं होंगे। ठीक है, तो जब कुछ टाइम तक हमारे पास इवेपोरेशन का प्रोसेस स्टार्ट रहेगा, मीन्स लिक्विड से गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होंगे, तो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद हमारे पास जो कंडेंसेशन का प्रोसेस जो होगा स्टार्ट हो जाएगा। और जब कंडेंसेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास कंडेंसेशन का प्रोसेस जो होगा वो फास्ट होता जाएगा और रेट ऑफ इवेपोरेशन स्लो होता जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन हो जाएगा। जैसे कि आप इस थर्ड डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होगा मींस लिक्विड का गैसियस स्टेट पे कन्वर्ट होना वो इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ कंडेंसेशन के, जो कि क्या होता है गैसेस का लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना। ठीक है, तो जब लिक्विड और गैसेस जो होंगे मींस लिक्विड और वेपर्स जो होंगे इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, तो इस स्टेज पर जो प्रेशर वेपर्स अप्लाई करेंगे लिक्विड पर इसको वेपर प्रेशर कहा जाता है। सो वेपर प्रेशर क्या है? The pressure of the vapors present at equilibrium in a closed container is called the vapor pressure of the liquid. अब आप जान चुके होंगे कि वो प्रेशर जो वेपर्स अप्लाई करता है इक्विलिब्रियम में, इस प्रेशर को क्लोज कंटेनर में वेपर प्रेशर कहा जाता है लिक्विड का। याद रखिए कि हमारे पास जो वेपर प्रेशर हम लिक्विड का मालूम करते हैं तो यहाँ पर रेट ऑफ इवेपोरेशन हमेशा इक्वल होगा रेट ऑफ कंडेंसेशन के। ठीक है, मीन्स जितने लिक्विड हमारे पास गैसेस में कन्वर्ट होंगे इक्वल अमाउंट में हमारे पास गैसेस जो होंगी वो लिक्विड में कन्वर्ट होंगी। मीन्स लिक्विड और वेपर्स जो होंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम में जब होंगे तो इस स्टेज पर हमारे पास जो प्रेशर वेपर्स अप्लाई करेगा लिक्विड पे इसे वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड कहा जाता है। एक और डेफिनेशन को देखते हैं। The pressure of the vapor when the liquid and its vapors are in state of dynamic equilibrium is called the vapor pressure.
याद रखें इस डेफिनेशन के मुताबिक कि जब कभी हमारे पास लिक्विड्स और वेपर्स जो होंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होंगे, मींस डायनेमिक का मतलब मोशन में होंगे, ठीक है, और इक्विलिब्रियम का मतलब बैलेंस होंगे, मींस हमारे पास जो होगा लिक्विड जो गैसेस में कन्वर्ट हो रहे हैं और गैसेस जो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये इनके दरमियान डायनेमिक इक्विलिब्रियम जब मौजूद होगा तो इस स्टेज पे जो प्रेशर वेपर्स अप्लाई करेगा लिक्विड की सरफेस को, इसको वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड कहा जाता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। चलिए बात करते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट फैक्टर जो कि अफेक्ट करता है वेपर प्रेशर को वो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। हम जानते हैं कि लिक्विड जो होते हैं डिफरेंट नेचर के होते हैं और जब कभी हमारे पास लिक्विड मॉलिक्यूल्स में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होगी तो याद रखिए कि वहाँ पर जो वेपर प्रेशर होगा वो हमेशा कम होगा। एग्जाम्पल है हमारे पास वाटर की, और जब कभी हमारे पास लिक्विड मॉलिक्यूल्स के दरमियान वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो इस केस में हमेशा वेपर प्रेशर जो होगा वो हाई वेपर प्रेशर होगा, जैसे कि ईथर में है। यही वजह है कि हमारे पास जो ईथर है वो वॉलेटाइल होता है नेचर में और वाटर नॉन वॉलेटाइल है नेचर में। ऐसा क्यों है? दर हकीकत जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है। यही वजह है कि इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्गली अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ और उन्हें हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होती है कि इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। यही वजह है कि यहाँ पर प्रोसेस जो होता है वो स्लो होता है और हमारे पास वेपर प्रेशर जो है वो कम है। जबकि ईथर जो है यहाँ पर लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ईथर के दरमियान वो हमारे पास जो होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक लंडन फोर्सेस यहाँ मौजूद होती हैं ईथर में, मींस यहाँ पर मॉलिक्यूल्स को कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करें और लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। यही वजह है कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से वेपर प्रेशर जो है हाई है। इसी वजह से ईथर वॉलेटाइल है नेचर में और वाटर नॉन वॉलेटाइल है। सेकेंड फैक्टर जो कि इफेक्ट करता है वेपर प्रेशर को वो है टेम्परेचर। याद रखें कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेपर प्रेशर के, मींस जब कभी टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा और जब कभी टेम्परेचर डिक्रीज किया जाएगा तो वेपर प्रेशर डेफिनेटली उसी के साथ डिक्रीज होगा। ऐसा क्यों है? दर हकीकत जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज होगी तो वो क्या होगा, तेज़ी से इवेपोरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और इवेपोरेशन का प्रोसेस जैसे ही स्टार्ट होगा तो लिक्विड गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू होंगे। इनिशियली हमारे पास रेट ऑफ इवेपोरेशन हाई होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता रेट ऑफ इवेपोरेशन स्लो होता जाएगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन हाई होगा और एक ऐसा पॉइंट आएगा जब रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन हो जाएगा, मींस डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा बिटवीन लिक्विड और वेपर्स के दरमियान। ठीक है, तो यहाँ पर जो वेपर प्रेशर अप्लाई करेंगी, जो प्रेशर अप्लाई करेगी वेपर्स लिक्विड पे, इस प्रेशर को हमें मालूम है कि इसको वेपर प्रेशर कहा जाता है। तो टेम्परेचर के इंक्रीज होने के साथ ये प्रोसेस जो होगा वो फास्ट हो जाएगा। एज अ रिजल्ट हमारे पास वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर के इंक्रीज होने के साथ। और जब कभी टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो होगी डिक्रीज हो जाएगी और हमें मालूम है कि जब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी तो पूरा जो प्रोसेस होगा वो स्लो डाउन हो जाएगा और यही वजह है कि टेम्परेचर की डिक्रीज के साथ वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। मेजरमेंट ऑफ द वेपर प्रेशर। हमारे पास 2 मेथड्स हैं मेजरमेंट करने की वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड की। फर्स्ट है बैरोमेट्रिक मेथड, चलें डिस्कस करते हैं।
सबसे पहले एक डिश ली जाती है जिसको फिल किया जाता है मर्करी से। इसके बाद बैरोमेट्रिक ट्यूब ली जाती है जिसको फिल किया जाता है मर्करी से और इन्वर्ट कर दिया जाता है इस डिश में, जो कि फिल होती है ऑलरेडी मर्करी से। ठीक है, अब क्या करेंगे कि यहाँ पर हम ये जो मर्करी है बैरोमेट्रिक ट्यूब में, इसके लेवल को नोट कर लेंगे। इसके बाद हम ड्रॉपर की मदद से टेस्ट लिक्विड को इंट्रोड्यूस कर देंगे। यहाँ आप देख सकते हैं तो क्या होगा, ये जो लिक्विड है ये यहाँ पर अबव द मर्करी, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लेयर आ चुकी है। ये हमारे पास टेस्ट लिक्विड जो हमने इंट्रोड्यूस किया, ये मर्करी के ऊपर इसने एक लेयर बना ली। अब ये टेस्ट लिक्विड जो है ये वेपराइज होगा। एज अ रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पर हमें मालूम है कि जो ऊपर वैक्यूम सा है यहाँ पर वेपर्स आ जाएंगे। ये वेपर्स जो हैं ये मर्करी की सरफेस पर एक प्रेशर अप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि मर्करी का जो लेवल है ये सेकंड जो बैरोमेट्रिक ट्यूब है इसमें रिड्यूस हो गया है। ठीक है, ये अब जो हमें चेंज इन हाइट है आप देख सकते हैं, फर्स्ट वन अगर आप देखें तो यहाँ पर जो मर्करी का लेवल है बैरोमेट्रिक ट्यूब में वो हाई है। सेकंड ट्यूब में आप देख सकते हैं कि हमने जब यहाँ पर टेस्ट लिक्विड इंट्रोड्यूस किया तो उसकी वजह से जो वेपर्स बने इस लिक्विड के, तो उन्होंने प्रेशर अप्लाई किया जिसकी वजह से मर्करी का लेवल जो है रिड्यूस हो गया। और अब जब हम ये डिफरेंस नोट करेंगे कि ये अब हाइट जो न्यू हाइट है इसमें हमारे पास कितना डिफरेंस आ गया है, तो ये हमें बताएगी कि वेपर प्रेशर लिक्विड का क्या है। सेकेंड मेथड जो कि यूज़ किया जाता है मेजरमेंट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड के लिए, वो है मानोमेट्रिक मेथड। इस मेथड में हमारे पास जैसे कि आप देख सकते हैं एक राउंड बॉटम फ्लास्क है, इसको टेस्ट लिक्विड से फिल कर दिया जाता है। इस राउंड बॉटम फ्लास्क को कनेक्ट किया जाता है एक टी शेप ट्यूब से। आप देख सकते हैं जैसे कि इस टी शेप ट्यूब के एक एंड पे कनेक्ट है वैक्यूम पंप और दूसरी साइड पे मानोमीटर अटैच है इसके साथ। ठीक है, अब इस टेस्ट लिक्विड को पहले बॉयल किया जाता है ताकि इसमें से जो एक्सेस एयर है वो रिमूव कर ली जाए। इसके बाद इसको फ्रोज़न किया जाता है और उसके बाद दोबारा से इसमें से जो डिज़ोल्व एयर है इसको वैक्यूम पंप के ज़रिए रिमूव कर लिया जाता है। इस प्रोसेस को रिपीट किया जाता है अगेन एंड अगेन। पहले बॉइलिंग की जाती है, फिर इसके बाद इसको फ्रोज़न किया जाता है इस टेस्ट लिक्विड को, ताकि इसमें से जो तमाम की तमाम डिज़ोल्व एयर है वो रिमूव कर ली जाए। इसके बाद क्या कर लिया जाता है कि इस टेस्ट लिक्विड को हम सेट कर देते हैं थर्मोस्टेट पर। टेम्परेचर एक डिज़ायर्ड टेम्परेचर इसको दिया जाता है। अब क्या होता है, ये जो लिक्विड है इस आप देख सकते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क में, तो अब क्या होता है इसमें से वेपर्स निकलते हैं। ठीक है, वेपर्स निकलते हैं और ये जाते हैं, इस वेपर्स को अलाउ किया जाता है कि ये जो आप देख सकते हैं जैसे कि मानोमीटर में हमारे पास मर्करी से ये फिल है, तो यहाँ से जो इसके वेपर्स हैं ये जाते हैं और प्रेशर अप्लाई करते हैं इस मर्करी पे। तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, हमारे पास जो हाइट का डिफरेंस आ जाता है इस मर्करी कॉलम में, वो हमें बताता है कि वेपर प्रेशर लिक्विड का क्या है। चलिए जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, चलिए जानते हैं। जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। मॉलिक्यूल्स की जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो उनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस बढ़ जाने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाती है। यही वजह है कि हमारे पास टेम्परेचर की इंक्रीज के साथ वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और जब ये वेपर प्रेशर लिक्विड का इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो इस पॉइंट पर हमारे पास बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, मीन्स बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर प्रेशर इक्वल होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। चलिए डेफिनेशन को देखते हैं। The temperature at which the vapor pressure of the liquid becomes equal to the atmospheric or the external pressure is called the boiling point.
मीन्स कि वो टेम्परेचर जहाँ पर हमारे पास वेपर प्रेशर लिक्विड का इक्वल हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो इस पॉइंट पर हमारी बॉइलिंग लिक्विड की स्टार्ट हो जाती है। चलिए जानते हैं इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। याद रखें कि बॉइलिंग पॉइंट एंड एक्सटर्नल प्रेशर ये दोनों वेरिएबल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। मींस एक्सटर्नल प्रेशर के इंक्रीज के साथ बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा और एक्सटर्नल प्रेशर के डिक्रीज होने के साथ बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का डिक्रीज होगा। ठीक है, याद रखें कि जब कभी हमारे पास फर्स्ट डायग्राम को आप देख सकते हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज है यहाँ पर, तो इस केस पे बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा। ऐसा क्यों होता है? दर हकीकत एक्सटर्नल प्रेशर जब हमारे पास कम होगा तो लिक्विड को कम अमाउंट में हीट की ज़रूरत होगी कि वो इक्वलाइज करे अपने वेपर प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर के। यही वजह है कि बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा। लेकिन सेकंड डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर के इंक्रीज के साथ बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब कभी एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज होता है तो लिक्विड के जो वो ज़्यादा अमाउंट में उसे हीट रिक्वायर्ड होती है कि वो इक्वलाइज करे अपने वेपर प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर के। यही वजह है कि जब कभी एक्सटर्नल प्रेशर हाई होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है। चलिए बॉइलिंग पॉइंट और एक्सटर्नल प्रेशर के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप को समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं इंक्रीज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की, जो कि बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास प्रेशर कुकर की। प्रेशर कुकर हम सब अपने घरों में क्यों इस्तेमाल करते हैं? मोस्टली हमारे घरों में प्रेशर कुकर का इस्तेमाल गोश्त को गलाने के लिए होता है, क्योंकि नॉर्मली अगर हम किसी डेचकी में गोश्त को गलाते हैं तो हमारे पास 2 या 3 घंटे लगते हैं, जबकि प्रेशर कुकर में जब हम गोश्त को गलाते हैं तो हार्डली 20 to 25 मिनट्स हमारे यूटिलाइज होते हैं। ऐसा क्यों होता है? फर्स्ट थिंग जो हम डिस्कस कर चुके हैं उसको एक दफ़ा दोबारा से रिकॉल कर ले कि हमारे पास जब कभी प्रेशर इंक्रीज किया जाता है, एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर या इनसाइड द कंटेनर प्रेशर को इंक्रीज किया जाता है, तो याद रखें कि बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाती है। यही कुछ जो है प्रेशर कुकर में हो रहा है। दर हकीकत प्रेशर कुकर जो है एक क्लोज कंटेनर है और इसके अंदर जो है प्रेशर को जैसे ही हम हीट जो है टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो क्या होता है, प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो प्रेशर कुकर की जब अंदर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो अब जो लिक्विड मीन्स वाटर हमने डाला हुआ है गोश्त को गलाने के लिए कुकर के अंदर, उसको ज़्यादा से ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड है। ठीक है, कि वो अपना जो वेपर प्रेशर है वो लिक्विड के ऊपर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है उसको इक्वल कर ले प्रेशर के जो कि कुकर के अंदर डेवलप है। ठीक है, यही वजह है प्रेशर कुकर के अंदर जो है बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर और तेज़ी से हमारे पास जो मीट है उसको गला देता है। यहाँ बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट और एक्सटर्नल प्रेशर के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप की, और अगेन यहाँ एग्जांपल लेते हैं डिक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट की, जो कि हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है वैक्यूम डिस्टिलेशन की। वैक्यूम डिस्टिलेशन में क्या किया जाता है, हमारे पास प्रेशर को डिक्रीज कर दिया जाता है और हम जानते हैं कि जब हमारे पास प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैक्यूम डिस्टिलेशन है ये मोस्टली ऐसे कंपाउंड्स के लिए यूज़ किया जाता है जो कि अपने नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पर जो है डिकम्पोज हो जाते हैं, जैसे कि ग्लिसरीन है जो कि अपने नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पर डिकम्पोज हो जाता है। यही वजह है कि यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट को डिक्रीज़ कर दिया जाता है एक्सटर्नल प्रेशर के डिक्रीज़ के साथ और ग्लिसरीन को अपने नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से पहले जो है रिकवर कर लिया जाता है।
Don't forget to like, share and subscribe my channel Digital Chemistry.